हेलो गाइस, मेरा नाम अपूर्व जैन है। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी की स्ट्रेटेजी एंड प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने फेज 1 के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 से शुरुआत करूंगा और ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले पैटर्न देख लेते हैं एक बार आरबीआई ग्रेड बी के क्या होता है। तो 3 पेपर होते हैं फेज 2 में। तीनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, तो टोटल 300 मार्क्स हो गए। उसमें जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता है, इसके 50% ऑब्जेक्टिव होता है, 50% सब्जेक्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। 2019 तक जो लास्ट आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हुआ था, तब तक पूरा ऑब्जेक्टिव होता था, केवल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता था। 2021 से पैटर्न चेंज हुआ है एंड ईएसआई इन एफएम में भी 50% पोर्शन इज डिस्क्रिप्टिव एंड 50% ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वाले में 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं तो 40 हो गया, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं 10 हो गया, तो टोटल 50 हो गया। डिस्क्रिप्टिव में टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 10 मार्क्स के, जिसके अंदर 400 वर्ड मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, एंड 2 क्वेश्चन करने रहते हैं आपको 15 मार्क्स के, जिसके अंदर 600 वर्ड्स वर्ड लिमिट है। तो ये बेसिकली ऊपर ऊपर से हो गया ये। ठीक है, पर जब हम आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो एक डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए हमें द एक्सपीरियंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 2 टाइप के मैंने एक्सपीरियंस देखे। एक तो वो जिनका यूपीएससी बैकग्राउंड होता है या फिर इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होता है जिन, ठीक है। दूसरे टाइप के इसमें जिनका ये बैकग्राउंड नहीं होता, लाइक जो इंजीनियर से सीधे आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना आ गए, या फिर जो कुछ और जॉब करते थे जो इस फील्ड की नहीं थी, वो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों में काफी डिफ्रेंशिएट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के हो या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो, तो आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट की समझ है। आपको ये मालूम है कि इकोनॉमिक बेसिकली कैसे काम करती है, क्योंकि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए पढ़ा था। लाइक मैंने भी पढ़ा था, मैंने शुरुआत की थी तो डिमांड एंड सप्लाई से शुरुआत की थी। मैंने क्लास 9-10 की एनसीईआरटी भी पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की। तो जो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो मेरे को मालूम होता है। इसलिए जब मैं अगर आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी कोई कोचिंग क्लासेस का मटेरियल खरीदता हूँ, तो उसका जो मैं पहला टॉपिक देखता हूँ, व्हाट इज ग्रोथ, हाउ ग्रोथ कैन बी कैलकुलेटेड, व्हाट इज एनडीपी, जीडीपी, तो मेरे को समझ आता है। उसका रीजन है कि वो मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, मेरा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के साथ भी वही आपको फायदा है। अगर आपने बीए इकोनॉमिक्स से किया है, एमए इकोनॉमिक्स से किया है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो। पर अगर आपका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरी सलाह यही होगी कि शुरुआत अपने इकोनॉमिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। हार्डली 10 to 15 डेज लगेंगे। लाइक बेसिक एनसीईआरटी पढ़ना, यूट्यूब पे वीडियोज देखना, या फिर मृणाल सर के जो वीडियो है वो काफी अच्छे होते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपल डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि इसमें कैसे आपको समझ आएगा। जैसे ये हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ये एक आर्टिकल आया था न्यूज पे, उसकी हेडलाइन है कि विल इंडियन एक्सपोर्टर्स कंटिन्यू टू बेनिफिट फ्रॉम रुपीज लाइफ टाइम लो वर्सेज युआन। कि जो रुपी है वो युआन के मुकाबले, युआन चाइना की करेंसी है, उसके मुकाबले कमजोर हो रहा है। ठीक है, यानी एक युआन से कितने रुपी खरीद सकते हो वो बढ़ रहा है, यानी रुपी बेकार युआन के मुकाबले कमजोर हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं, डिवेल्यू हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो जब भी हमारे दिमाग में बात आती थी, हम जब भी डॉलर से कंपेयर करते थे कि इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले बेकार हो रहा है, तो हमारे दिमाग में बेकार चीज आती थी, यार क्या हो रहा है, ये इंडियन रुपी शुड बी स्ट्रॉन्ग। पर असल में इकोनॉमिक्स इससे काम नहीं करती। ठीक है, फॉर एन एक्सपोर्टिंग ओरिएंटेड कंट्री, वो कंट्री जो एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस करती है, लाइक चाइना, वो चाहती है कि उनकी करेंसी कमजोर हो। ये क्यों होना चाहिए, एक्सचेंज रेट किस तरह कंपेयर होता है, ये सब चीजें अगर आप यूपीएससी या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं आप, तो आपको ये चीज मालूम होगी। और जब कोचिंग मटेरियल में डायरेक्ट घुसेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अदरवाइज आप ये पहली बार पढ़ेंगे तो आपको शायद समझ ही नहीं आएगा कि पीछे चल क्या रहा है, पीछे साइंस क्या चल रहा है इसका। ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए जो विप्रो है, वेज, प्रॉफिट, रेंट, ये सब चीजें क्या होती है। अगर आप बेसिक चीजें पढ़ लेंगे एक बार, या फिर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, ये सब का आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से एनसीईआरटी से। 11th की एनसीईआरटी काफी अच्छी चीज के लिए, या फिर मृणाल की वीडियोस देख के, या फिर यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख के। तो फिर आप जब कोई कोचिंग क्लासेस का मटेरियल परचेज करते हो, उसको पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये अपना हो गया बेसिक, ये इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का अपना सिलेबस हो गया। 4 टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब अकॉर्डिंग टू कोचिंग क्लासेस हम देखेंगे तो ईएसआई का सिलेबस चेंज हुआ है, पर ज्यादा नहीं। पर अकॉर्डिंग टू मी इट हैज चेंज्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द पैटर्न चेंज्ड। फॉर एग्जांपल,
जब सोशल स्ट्रक्चर की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल हम जेंडर इश्यूज की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में जब पेपर था तो मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा था कि स्कीम पढ़ लीजिए वुमेन ओरिएंटेड, कोई पॉलिसीज पढ़ लीजिए, या फिर एक्ट पढ़ लीजिए, या फिर कोई रिपोर्ट आती है उसका डेटा रट लीजिए। मेरे दिमाग में कितना चल रहा था, जेंडर इशू को इतना करने के लिए काफी है। पर जब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आ गया देन ये पूरा गेम चेंज हो गया। तो आप जेंडर इशू में कितने क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक आप डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, लीगल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये सब पूछ सकते हो कि जेंडर इशू इन इंडिया के कारण इंडिया में पॉलिटिकल सीन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, फेयर क्वेश्चन जो सोशल इशू एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया टॉपिक के अंदर ही आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के आने से आपकी पढ़ाई करने का तरीका बदलना पड़ेगा, सोर्सेज बदलना पड़ेंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम सोर्सेज की बात करते हैं जो इसको आप यूज कर सकते हो एएसआई को प्रिपेयर करने के लिए। पहला एक कोचिंग मटेरियल के रिसोर्सेज हो गए, एड्यूटेप, iExam भी, अनुज जिंदल, क्रैक ग्रेड भी एक्सेट्रा। जो भी आपको कोचिंग प्रीफर करते हो कर लीजिए, क्योंकि इन सभी की तारीफ मैंने सुनी हुई है तो ये सभी अच्छे होंगे। मैंने एड्यूटेप का नॉन वीडियो कोर्स लिया था, बट मैं पहले बताना चाहूंगा कि मैंने एएसआई प्रिपरेशन में इसको ज्यादा यूज नहीं किया था। लाइक मैंने 1-2 बार रीड किया था, पर मेरी प्रिपरेशन पे बेस्ड नहीं थी। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि क्योंकि मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड था, तो और भी सोर्सेस लाइक मुन्नाल सर के वीडियोस, उनकी जो पीडीएफ रखी हुई थी, वो मेरी रमेश सिंह की बुक जो थी वो भी थोड़ी बहुत हाईलाइटेड थी, तो मैंने उसी पे थोड़ा निर्भर हुआ था। सेकेंडली ईएसआई में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो मैंने इन सब चीजों को देखते हुए एड्यूटेप को कि वो चीज देखी मैंने जो मेरे को बाकी जगह नहीं मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज में शायद बताना भूल गया आपको, स्टिक टू द सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू द सिलेबस, बिकॉज सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप उसी को कर लोगे मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट होगा। यू डोंट हैव टू गो टू अदर प्लेसेस, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस पे स्टिक करो। अगर उसमें से कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है तो वो स्पेसिफिक टॉपिक आप नेट पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, एक कोई क्रेडिबल सोर्सेस को नोट्स बना के पढ़ लो, अदरवाइज ज्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं है। तो कोचिंग मटेरियल्स हो गए, उसके बाद मृणाल सर के वीडियोस। अब मृणाल सर जो है वो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के लिए काफी पॉपुलर टीचर है। पहले उनका यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आते थे, पर आजकल वो अनअकैडमी के साथ कोलैब किया है, तो अनअकैडमी में आपको परचेस करना पड़ेगा। पर जो उनके यूट्यूब पे फ्री वीडियोस हैं 2017-18 में, या फिर जो उनकी वेबसाइट पे फ्री स्टडी मटेरियल है, आप उसको देख के पढ़ाई कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी का जो इकोनॉमिक का जो सिलेबस है इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी सिलेबस, पूरा उसमें कवर नहीं होता। यूपीएससी में तो थोड़ा ज्यादा है, प्लस इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू दोनों साथ में है। यूपीएससी में इकोनॉमिक्स अलग सिलेबस है, सोशल इशू अलग सिलेबस है। तो और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर उनका कोई कोर्स परचेज नहीं करना हो तो भी चलेगा। अनअकैडमी पे उनके फ्री वीडियोस देख के अपने कंसेप्ट आप सुधार सकते हो, प्लस जो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल है उनकी फ्री में, आप उसको देख के पढ़ाई कर सकते हो। फिर रमेश सिंह, बहुत अच्छी बुक है रमेश सिंह, ये भी यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ी जाती है। इसके आप सिलेक्टेड टॉपिक्स आप इसमें से पढ़ सकते हो, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने अगेन, बिकॉज रमेश सिंह में तो पूरा बहुत बड़ा दिया हुआ है, जबकि आरबीआई ग्रेड बी की डिमांड उतनी नहीं है, जो सिलेबस है उतनी पे स्टिक रहना है अपन को। तो लाइक इन्फ्लेशन हो गया या फिर ग्रोथ वगैरह के टॉपिक्स मैंने यहीं से पढ़े थे, क्योंकि मैं एड्यूटेप को प्रीफर नहीं कर रहा था एएसआई के लिए। एएसआई के लिए मैंने सोचा कि जो सिलेक्टेड बुक्स है उसी को पढ़ूं, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका था तो मेरे को उसमें फेमिलियरिटी थी। उसके अलावा एनसीईआरटी 11th कंप्लीट 12th सिलेक्टेड टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप न्यू कमोर स्पेशली, तब मैं तो अभी भी पढ़ा था एग्जाम के पहले, क्योंकि मेरे को लगता था कि एनसीईआरटी में एक तो काफी पैटर्न वे में सब कुछ दिया हुआ है। सेकेंडली एनसीईआरटी में फायदा ये है कि जैसे हम एलपीजी रिफॉर्म की बात करें तो उसमें पॉइंट्स देके रखे थे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन इंडिया। तो मॉडर्नाइजेशन प्लस हमें दूसरों पे निर्भर नहीं करना चाहिए, ऐसे 4 पॉइंट है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहे, वो 4 पॉइंट में याद करके गया था कि एग्जाम में आंसर राइटिंग में काफी हेल्प करेगा वो, इसलिए 12 के एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, सिलेक्टेड टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो। इसके अलावा स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स आपको पढ़ना जरूरी है। स्कीम्स की स्ट्रेटेजी ये रखो आप कि जो करंट अफेयर, जैसे मेंस हुआ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेके अगले 1 अप्रैल तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स निकाली वो स्कीम्स पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा आपको लग रहा होगा, इट्स नॉट डेट, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्कीम्स निकालता है 40-50, और प्लस आपको स्कीम से बहुत सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है आपको, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, लॉन्च ईयर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, बजट, यानी उस पर कितना बजट, उसका आउटले कितना है, कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट उस स्कीम पे इस साथ, स्कीम के ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम के टारगेट्स क्या है, और कुछ आर्टिकल्स वगैरह आते हैं कि फेलियर और सक्सेस, कि जैसे मनरेगा पे आर्टिकल आया कि इट्स नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल स्कीम, क्योंकि अभी भी जो उसका ऑब्जेक्टिव था कि हर किसी का जॉब हो, पावर्टी लेवल कम हो, वो इतना कम हुआ नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव और टारगेट में मैं डिफर कर दूंगा। ऑब्जेक्टिव एक बड़ी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव ये था
कि हमें भारत को साफ बनाना है, पर स्वच्छ भारत मिशन के टारगेट किस तरह होते हैं कि इस साल हमें इतने टॉयलेट्स बनाना है, इतना ओडीएफ फ्री सिटी चाहिए एक्सेट्रा। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्कीम आप ये पढ़ो साल भर की। उसके अलावा कुछ स्कीम्स होती हैं जो एवरग्रीन होती है, लाइक मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब ये जो स्कीम्स है ये एवरग्रीन है। तो ये सब के बारे में आपको इन सब इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो मैं आपको बोला है, सातों चीज आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। प्लस कुछ स्कीम्स होती है जो बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में स्पेशली मेंशन्ड होती है, उन पे केस स्टडी दी होती है। तो वो स्कीम्स जो आप पढ़ के जाओ मेरे के लिए बेटर होगा। इस बार मेरे ख्याल से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। वो एक लिटरेसी पे एक स्कीम थी जो पुरानी स्कीम थी, पर उसके ऊपर है ना बजट ने स्पेशली मेंशन किया था, तो उसके ऊपर 2-3 आर्टिकल भी आए थे न्यूज़पेपर में, तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। तो आपको ये सब देखना है स्कीम से। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने देखा है कि ईएसआई में नंबर बहुत वेरी करते लोगों के। लाइक मैंने 40 भी देखे हैं, सिलेक्टेड बंदों की बात कर रहा हूँ, उनके 40 भी आए, एक बंदा सिलेक्ट हुआ उसके 20 भी आए, 18 भी देखे मैंने इस बार जो सिलेक्टेड बंदे ईएसआई ऑब्जेक्टिव बारे में 50 में से 18। उसका रीजन ये है कि स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि स्कीम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यू शुड डू स्कीम्स क्वाइट वेल, अच्छे से करना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर की बात करें तो अफेयर्स क्लाउड जो हमने फेज 1 में पढ़ा था, सेम चीज, प्लस विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस, या फिर और कोई आईएएस की अच्छी एकेडमी के जो इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के सेक्शन आते हैं वो पढ़ सकते हो, काफी हेल्पफुल होंगे। और न्यूज़पेपर बिजनेस ट्रेंड अलाइनमेंट, अब न्यूज़पेपर में किस तरह नोट्स मेकिंग करना है, ये सब के मैं अलग से आपको वीडियो बना के दे दूंगा, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये अपना ईएसआई का हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा ईएसआई पढ़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट वेदर यू आर न्यू कमर और यू हैव सम एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक फील्ड। If you have experience, then you can directly jump into the RBI Grade B syllabus. You can understand the syllabus quite well and you will be able to prepare yourself. But if you have no relation with the economics, and if you have no relation with UPSC, then you should first try to strengthen your basic concept. You should learn about them from YouTube channel, Ronald videos, Ramesh Singh, NCRT, whatever source you like, so that you can understand the syllabus properly and you can start preparing for RBI Grade B Phase 2 structurally. तो ये मेरा स्ट्रेटेजी थी, ये मेरे सोर्सेज थे। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। इसके अलावा अगर आपको सोर्सेज की बात करते हैं तो बेसिकली वही है कि गूगल इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू।